1930 को 6 अप्रैल को एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का श्री गणेश किया। यह एक ऐसा आंदोलन था जो राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में आम जनता की भागीदारी की दृष्टि से बेमिसाल था। जिस समय गांधी जी दांडी की तरफ बढ़ रहे थे, उस समय कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता विभिन्न स्तरों पर संगठन संबंधी कठिन कार्यों में व्यस्त थे। स्वयं सेवकों और सदस्यों की भर्ती कर रहे थे, निचले स्तर पर कांग्रेस समितियों को गठन कर रहे थे, कोष एकत्रित कर रहे थे और गांवों और कस्बों में घूम घूम कर राष्ट्रीय संदेश पहुंचा रहे थे। नमक सत्याग्रह की शुरुआत के लिए तैयारियां की गई, स्थानों का चयन किया गया, स्वयं सेवकों को तैयार किया गया, संघर्ष के लिए साधनों का हिसाब लगाया गया। एक बार गांधी जी ने दांडी में दमन हाथ में लेकर इसके शुरू होने की रस्म पूरी कर दी तो नमक कानून तोड़ने का सत्याग्रह पूरे देश में शुरू हो गया। तमिलनाडु में तंजौर के समुद्री तट पर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने तिरुचिरापल्ली से वेदारण्य तक की नमक यात्रा प्रारंभ की। 30 अप्रैल को जब उनको गिरफ्तार किया गया तो उनके शिविर में इतने अधिक लोग एकत्रित हो चुके थे कि उनकी मदद से ये सत्याग्रह काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा। मालाबार में वैक्कम सत्याग्रह के नायक ने नमक तोड़ने के लिए कालीकट से पन्यानूर तक की यात्रा की। सत्याग्रहियों का एक दल असम के सिलहट स्थान से बंगाल के नोआखली समुद्र तट तक नमक बनाते हुए पहुंचा। आंध्र प्रदेश के विभिन्न जिलों में नमक सत्याग्रह के मुख्यालय के रूप में काम करने के उद्देश्य से शिविरम सैन्य शिविरों की तर्ज पर स्थापित किए गए तथा सत्याग्रहियों के जत्थे गांवों से होते हुए समुद्र तट की तरफ नमक कानून को चुनौती देने के लिए बढ़ते चले गए। लौटते समय ये दूसरे गांवों से होते हुए आए थे। नमक कानूनन भंग करने पर सरकार ने गांधी जी को गिरफ्तार करने में असफल रही। स्थानीय स्तर के नेताओं ने इसको अपने पक्ष में इस्तेमाल किया, लोगों को समझाकर प्रभावित किया कि हम लोगों से सरकार भयभीत हो गई है और यह है कि जब से नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ है सरकार गायब हो गई है, कहीं जाकर छिप गई है और गांधी जी की सरकार कायम हो गई है। 14 अप्रैल को नमक कानून तोड़ने के जुर्म में जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके जवाब में मद्रास, कलकत्ता और कराची आदि नगरों में प्रदर्शन हुए और प्रदर्शनकारियों की विशाल भीड़ और पुलिस के बीच टकराव हुआ। पेशावर, पश्चिमोत्तर प्रांत में जनाक्रोश की अभिव्यक्ति के कई रूप देखने को मिले। जब कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तार को लेकर जनता ने अभूतपूर्व प्रदर्शन किया। इस इलाके में खान अब्दुल गफ्फार खान वर्षों से सक्रिय थे। उनके द्वारा जनता में किए गए कामों की वजह से अहिंसक क्रांतिकारियों के बहादुर जत्थे यानी खुदाई खिदमतगारों के दल तैयार हुए थे। ये लोग लाल कुर्ती के नाम से भी जाने जाते थे। सिविल नाफरमानी आंदोलन में इनकी भूमिका काफ़ी सक्रिय थी। उस जमाने में उनके काम करने की वजह से जो माहौल बना था, पेशावर में जन उभार के पीछे उसका बहुत बड़ा हाथ था, जिसके कारण एक सप्ताह से भी अधिक समय तक पेशावर पर आम लोगों का नियंत्रण रहा। पेशावर की घटनाएं इसलिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं कि गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों ने नियति भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। धीरे धीरे ये साफ होता जा रहा था कि सरकार का खेला हुआ जुआ उनके लिए फ़ायदेमंद नहीं हुआ है। सरकार ने सोचा था कि आंदोलन में हस्तक्षेप किया गया तो हस्तक्षेप नहीं किया गया तो अपने आप ही टाएं टाएं फिस हो जाएगा और गांधी जी की नमक की रणनीति का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। वस्तुतः सरकार को पता नहीं था कि इस आंदोलन के प्रति क्या रास्ता अपनाए। जैसा कि गांधी जी ने अनुमान लगाया था कि सरकार दिग्भ्रमित और भौचक की रह गई। सरकार जिस दुविधा में फंसी थी उसे उस दुविधा में डालने के लिए गांधी जी ने अहिंसक तरीके से सविनय अवज्ञा आंदोलन की रणनीति बनाई थी। सरकार ज़बरदस्त संकट में थी, इसको दबाने में संकट और न दबाने में भी संकट। यदि सरकार उस आंदोलन को नहीं दबाती तो खुलेआम उसके कानून की धज्जियाँ उड़ जाती हैं और इससे प्रशासन की ताकत कमज़ोर होती है और जनता पर पकड़ ढीली होती है। लेकिन यदि सरकार इस आंदोलन का दमन करती है
तो लोगों की निगाह में इसकी एक नृशंस और जन विरोधी सरकार की छवि बनती है। ऐसी सरकार जिसने शांतिपूर्ण आंदोलन को दबाने के लिए हिंसक तरीका तैयार किया। यदि इसे कहना चाहें कहे तो कांग्रेस चिल्लाकर कहेगी दमन हो रहा है, और यदि हम सरकार का प्रतिरोध नहीं करें तो कांग्रेस कहेगी हम जीत गए। मद्रास के अधिकारी ने 1930 में अपनी दुविधा भरी ग्रस्त स्थिति को व्यक्त करते हुए बात कही थी। दोनों स्थितियों में ब्रिटिश सरकार के प्रभुत्व को धक्का लगना तय था। तेजी से फैलते हुए आंदोलन के कारण सरकार को अपने चेहरे पर पड़ी प्रजा वत्सलता का नकाब उतारना पड़ा। उसे अपने फौज ने इस्तेमाल किया। अधिकारियों, गवर्नरों और सैनिक अधिकारियों की ओर से दबाव पड़ने लगे। अंततः 4 मई को वायसराय ने आदेश जारी किया कर गांधी जी को गिरफ्तार किया जाए। गांधी जी ने ऐलान किया था कि दरसारा नमक निर्माणशाला पर अपने साथियों को लेकर धावा बोलेंगे। इस तरह अपना नमक कानून तोड़ने का काम जारी रखेंगे। इस प्रकार प्रशासन को मजबूर होना पड़ा, लेकिन गिरफ्तारी के समय का चुनाव बहुत गलत था। ना तो सरकार को यह लाभ मिला कि शुरू में प्रहार करने पर मिलता और गांधी जी को आंदोलन में तेजी लाने से रोक दिया होता, और ना ही सरकार को इस नीति में सफलता मिली कि ये अपने आप में समाप्त हो जाएगा, जिसका सरकार को फायदा मिलेगा। आंदोलन में तीव्रता आने के बाद नतीजा उल्टा हुआ। गतिविधियां और तेज हो गईं और ये सरकार के लिए बेशुमार परेशानियों का कारण बना। गांधी जी की गिरफ्तारी का लोगों ने जबरदस्त विरोध किया। बम्बई में बहुत बड़ी भीड़ सड़कों और गलियों में निकल आई। ये भीड़ इतनी थी कि पुलिस को पीछे हटना पड़ा। इसमें रेलवे और सूती मिलों में काम करने वाले मजदूरों की संख्या भी बहुत ज़्यादा थी। कपड़ा व्यापारियों ने 6 दिन हड़ताल रखी। दिल्ली और कलकत्ता में पुलिस के साथ टकराव और गोलियां भी चली, लेकिन महाराष्ट्र के शोलापुर नगर में इसकी प्रक्रिया सबसे उग्र थी। इस कस्बे में सूती मिल मजदूरों की तादाद बहुत थी। 7 मई को हड़ताल पर चले गए और कस्बे के अन्य नागरिकों के साथ मिलकर शराब की दुकानें जलाई गई। उन प्रतिष्ठानों पर आक्रमण किया गया जो सरकार की शक्ति के प्रतीक थे, यानी रेलवे स्टेशन, नगर पालिका के भवन। इन लोगों ने उन कस्बों पर कब्जा कर लिया। लगभग एक समानांतर सरकार कायम कर ली। 16 मई को मार्शल लॉ लागू होने के बाद ही इसको समाप्त किया जा सका। लेकिन बहादुरी का हिंसात्मक तरीका ही एक ऐसी चीज़ है जिसकी तरफ जैसे जैसे नमक सत्याग्रह अधिक शक्तिशाली रूप धारण करता चला गया, लोगों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित हुआ। 21 मई को सरोजिनी नायडू, जो कि भारतीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, गांधी जी के अफ्रीका के दिनों के दोस्त इमाम साहब और गांधी जी के पुत्र मणिलाल 2000 कार्यकर्ताओं के साथ लेकर इनका नेतृत्व करते हुए उस घेरी की तरफ दृढ़तापूर्वक बढ़े जो दरसाना नमक कारखाने की रक्षा के लिए बनाया गया था। जैसे वे नज़दीक पहुंचे, लोहे की मूठ वाली लाठी लेकर पुलिस आगे बढ़ी और निहत्थे सत्याग्रहियों पर लाठी बरसाती रही जब तक घायल होकर वे जमीन पर नहीं गए। घायलों को वहां से हटाने कर सत्याग्रहियों ने किया और फिर ये मजमा आगे बढ़ता चला गया। इस प्रकार सविनय आंदोलन अपने विस्तार प्रभाव में अपने पूर्ववर्ती 1920 के आंदोलन से कहीं बढ़ चढ़ कर था, और इसमें भारतीय जनता ने लड़ाकूपन की अद्वितीय और अद्भुत मिसाल प्रस्तुत की थी।